अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजहर शेख और आप देख रहे हैं आमीन मीडिया का खुसूसी प्रोग्राम सीधी बात। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आमीन मीडिया के इस प्रोग्राम में हम किसी न किसी शख्सियत को बुलाते हैं और उनके शोबे के ताल्लुक से जो भी कामकाज हैं उसकी जानकारी आपको देते हैं, जिससे आप भी उसका फ़ायदा उठा सकें। तो आज हमारे खुसूसी मेहमान हैं शाहीन फाउंडेशन के फाउंडर जनाब हमीद मेमन साहब। हमीद मेमन साहब की खिदमत के बारे में आपको मैं बता दूं तो हमीद मेमन साहब ने जो है लॉकडाउन के ताल्लुक से भी काफ़ी काम अंजाम दिया है और एजुकेशन के मामले में भी काफ़ी खिदमत इनकी रही है। तो मेमन साहब, आपका इस्तकबाल है। थैंक यू। तो मेमन साहब, सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा आपसे खासकर कि शाहीन फाउंडेशन की जो आपने बुनियाद रखी है, इस चीज़ का ख्याल आपको कैसे आया? एक्चुअली इसके लिए कोई ख़ास ऐसी तो बात नहीं थी, लेकिन जब आप किसी मुश्किलात हालत में होते हो तो आप कुछ ऐसा सोचते हो जो आप कायम सोचते हो उससे थोड़ा अलग होता है। बस ऐसे ही कुछ हालात के अंदर मैं बच्चों को देखता था। वहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन साइट के बाहर बच्चे खेलते थे। उनको देख के ऐसा लगता था कि भाई ये जो क्रिकेट खेल रहे हैं वो भी ठीक नहीं है और इनके जो मामला थे वो भी ठीक नहीं है। तो उनको क्रिकेट सिखाने से और होमवर्क कराने से हमने शुरुआत 35 बच्चे से शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब 800 के करीब हमारे पास जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं। यानी मोहल्ले में खेलते हुए बच्चों को देखकर आपको ये ख्याल आया कि जो बच्चे खेल रहे हैं उन्हें सही दिशा यानी कि सही राह दिखानी चाहिए, जिससे वो एजुकेशन फील्ड में आगे बढ़े। पहले शुरुआत स्पोर्ट्स से हुई, बाद में धीरे धीरे उनको एजुकेशन में लिया गया और एक छोटा सा कोचिंग क्लास था जिसमें सिर्फ होमवर्क कराया जाता था। उसके बाद जैसे जैसे बच्चे बढ़ते गए तो हम लोगों ने फिर स्टैंडर्ड वाइज क्लास शुरू किए और अल्हम्दुलिल्लाह फिर बाद में हम लोगों ने फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 7th स्टैंडर्ड बंद किया, क्योंकि हम लोग नहीं पहुंच सकते थे। हमारे पास इतनी स्पेस नहीं थी, फाइनेंशियली भी हम लोग इतना पहुंच नहीं सकते थे। तो हमारे जो बच्चे हायर एजुकेशन में गए थे तो अब स्टैंडर्ड 8 से हमने मास्टर्स, डिप्लोमा डिग्री इंजीनियरिंग, 11-12 साइंस, बाद में सीए के लिए भी आउटसोर्सिंग में जेके साथ क्लासेस के साथ काम शुरू किया। और अब हमारे ट्रस्टी भी जुड़े हैं, काफ़ी सपोर्टर्स अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं, डोनर्सों का काफ़ी सपोर्ट मिला है और अल्हम्दुलिल्लाह अब 800 बच्चों को तालीम दे रहे हैं। माशाल्लाह, बहुत ही बताया। अच्छा हमें सब एक चीज़ और बताइए खासकर कि शाहीन फाउंडेशन में एजुकेशन के साथ साथ और क्या एक्टिविटीज़ की जाती है? काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है, एजुकेशन है, स्पोर्ट्स है, हेल्थ है, ब्लड डोनेशन की एक्टिविटी है। संडे को बच्चों को साइकिलिंग के लिए ले जाया जाता है रिवर फ्रंट पे। 50-50 बच्चों को इकट्ठा करके उनको ले जाया जाता है, वहाँ साइकिलिंग होती है और उसके बाद एक्सरसाइज भी वहाँ पे होती है और बच्चे उस बहाने एक दूसरे से मिलते हैं और वहाँ पे उनकी हेल्थ का भी ख्याल रखा जाता है। उसके अलावा हमारा शाहीन क्रिकेट कोचिंग कैंप है जहाँ पे हम 2 एक्टिविटी करते हैं। एक तो क्रिकेट सिखाते हैं, हालांकि अभी फ़िलहाल बंद है क्योंकि बारिश का मौसम है, और एक हम पुलिस कांस्टेबल और पुलिस के लिए जो एग्ज़ाम्स आती है उसकी फ़िज़िकल ट्रेनिंग भी हम वहाँ पे करवाते हैं। माशाल्लाह। काफ़ी सारे हमारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे बीसीए के लिए भी हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं। तो जो बच्चे एक्सटर्नल एग्ज़ाम बीसीए में देना चाहते हैं, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, गुजरात यूनिवर्सिटी है, जिससे एक्सटर्नल पढ़ना चाहते हैं तो उनको हम बीसीए प्रोग्राम भी दे रहे हैं। उसके अलावा शाहीन कंप्यूटर्स भी हमने शुरू किया है और शाहीन कंप्यूटर्स में हम लोग लैपटॉप पे पूरी प्रोग्राम बनाया हुआ है। उस प्रोग्राम के तहत हम उनको पढ़ाते हैं और अमेरिकन कंपनी ने बनाया हुआ है और यूएसए बेस्ड कंपनी है, आईटी कंपनी, उसके साथ मिलकर हम वो काम कर रहे हैं और वहाँ पे 20 से ज़्यादा लैपटॉप हमने लगाए हुए हैं। वहाँ पे उसको बेसिक कंप्यूटर, CCC, टैली वगैरह महीने का 300 रुपये में उसको पढ़ाया जाता है। एक टोकन अमाउंट होता है और अभी तक तो हम लोगों ने किसी बच्चे से हमने कोई फीस नहीं ली है। अच्छा, ये जिस तरीके से आप बता रहे हो कि अभी तक हमने फीस नहीं ली है, आप इतना बड़ा इंस्टीट्यूट जो चलाते हो, लॉकडाउन में भी जैसा देखा कोरोना के वक्त में,
कि ऑक्सीजन जो है जी वो भी आपके यहाँ से सप्लाई किया जाता था। जी। तो इन सब चीज़ों का इनकम सोर्स क्या है सर? मेन हमारा इनकम सोर्स डोनेशन है। अच्छा। जी, हमें हमारे समाज से काफ़ी सारा पैसा मिलता है। जो लोग माल वाले हैं तो उनकी ज़कात का पैसा देते हैं। उसके अलावा लीला पैसा काफ़ी सारा आता है। हमारी लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी में कोई भी बच्चा आके किताब ले जा सकता है, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है। उससे पूछा भी नहीं जाता कि ये वापस कब लौटाओगे। तो वो लाइब्रेरी में काफ़ी सारे डोनर्स ने किताबें दी हुई है और काफ़ी नामी हस्तियों ने भी हमें किताबें बेची हैं। अब तो प्रकाशक भी अपनी नई किताब आती है तो हमें भेजने लगे हैं, वो स्टूडेंट्स को देने के लिए। अच्छा जी अच्छा, यहाँ पर हमें साहब आपसे खासकर एक सवाल ये करूँगा कि फिलहाल जो आज का जो माहौल देखते हैं कि आप भी जानते हैं अक्सर के मुस्लिम लड़कियां जो हैं वो अक्सर हिंदू लड़कियों के साथ शादी के लिए जी चली जाती हाँ। हैं। इस माहौल को देखते हुए कई लोगों का ये ख्याल है कि लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, पढ़ाने के ताल्लुक से ये मामला पेश आते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे खास? क्या मैं आपसे सवाल कर लूँ पूछिए सर। कि लड़कियां शादियों में नहीं जाती, बाजार नहीं जाती, बिल्कुल। तो ये मामला को जॉब करने भी जाती है। ये मामला को एजुकेशन के साथ जोड़ना ठीक नहीं है। हालांकि हमारी बेटियों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है और पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि बेटियां लगातार हर फील्ड में अच्छा काम कर रही हैं और शायद एक आध दो अपवाद के तौर पे कुछ ऐसे बनाव बने होंगे या काफ़ी सारे भी बने होंगे, पर काफ़ी सारे ऐसे बनाव भी है कि जहाँ बेटियों ने अपना और अपने परिवार का, अपने समाज का नाम, हमारी कौम का नाम रोशन किया है। तो हम लोग उसको बंद नहीं करा सकते हैं, लेकिन हमें उसको अवेयर करना होगा, उसे सही तालीम देनी होगी, उसे सही तरह से समझाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ऐसे इंस्टीट्यूट या ऐसे बनाव बनते हैं तो हमें ऐसे इंस्टीट्यूट क्या हमारे एरिया में नहीं खोलनी चाहिए? आप बताएं, मुस्लिम इलाके में कितने कितने कोचिंग है जो सीए की ट्रेनिंग देते हैं, कितने सीमेट कैट एंट्रेंस टेस्ट के लिए क्लासेस है। नहीं के बराबर। आप नीट के बारे में बताया, नीट कितने क्लासेस है। तो साहब मेरी बात ये है कि उस तरह से हम उसको काट नहीं सकते साहब, क्योंकि हमको उसको पढ़ाने से रोकने से तो ठीक नहीं होगा, बल्कि अब तो बेटों को भी पढ़ना पड़ेगा। आपके जिस तरीके से इतने सालों से शाइन फाउंडेशन में जो चीज़ चल रही है उसको लेकर हम बात करें तो खासकर कितने प्रतिशत, कितनी फीसदी लड़कियां जो हैं आपके यहाँ पर हैं और कितने फीसदी लड़के आपके यहाँ पर हैं? अभी जो मेरे पास 800 स्टूडेंट्स हैं उसमें से 625 गर्ल्स हैं। हालांकि मेरा एडमिशन क्राइटेरिया कोई नहीं है कि भाई हम लड़कियों को ज़्यादा एडमिशन देते हैं। हम चाहते हैं कि लड़के ज़्यादा पढ़े और हमने एक मुहिम छेड़ी है कि बेटे अब तो पढ़ो, बराबर। क्योंकि लड़कों को सिर्फ चौराहे पे बैठने का काम नहीं होता। तो अगर हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में अगर ये फ़र्क आता है कि हर चौराहे पे से चाय का तवा या पान का गल्ला हटा दिया जाए और हर चौराहे पे हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो और वहाँ पे नीचे जो बैठते हैं बाइक पे, स्कूटरों पे, तो बंद हो, तो हमारी बेटियां तो ठीक से पढ़ ही पाएगी, लेकिन काफ़ी सारे बेटों की भी ज़िंदगी बदलेगी। बिल्कुल। अच्छा खास कर एक बात और पूछा आपसे हमेशा कि आप जो हैं वो एक बिजनेसमैन हैं जी और बिजनेसमैन होने के साथ साथ इस फील्ड में इतना वक्त दे पाना ये कैसे मुमकिन होता है? आप अपना जो कामकाज है उसको किस तरीके से स्टेबल करते हो? मजर साहब, आप दूसरे जन्म में मानते हैं? बिल्कुल नहीं। मैं भी नहीं मानता। खुदा ने हमको एक ही ज़िंदगी दी है, बिल्कुल। तो उस ज़िंदगी को बराबर से कैसे पूरा वसूल करना वो आपके हाथ में है ना। आप बाद में बोलेंगे कि जाओ अब अमित भाई जाओ आप क्रिकेट सिखा के आओ, अब अगली बार ये बच्चों को पढ़ा के आओ, अभी अगली बार ये स्पोर्ट्स का काम करो, अगली बार ब्लड डोनेशन कैंप करना। ऐसा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो जितना है उसको पूरा वसूल करते हैं। यानी आपका जो जाती जिंदगी का मामला है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। हाँ। मेरे बच्चों ने जो मैं एजुकेशन का काम करता था तो मुझे उसको बताना नहीं पड़ा कि बेटा आप पढ़ो, उन्होंने खुद पढ़ा और मास्टर्स तक पढ़ाई की। मेरे दूसरा बेटा सिविल इंजीनियर है, बड़े बेटे के घर से भी आर्किटेक्ट हैं और मेरे परिवार में सारे लोग अब पढ़े लिखे लोग हैं। मेरी बेटी ने भी चाइल्ड साइकोलॉजी क्लिनिकल रिसर्च किया है, मास्टर्स तक पढ़ाई की है उसने। तो
अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों को अब मुझे नहीं बोलना पड़ा कि आपको पढ़ना चाहिए, एक ऑटोमेटिक प्रेशर बनता है कि पापा ये काम करते हैं तो हमें भी ये करना चाहिए। तो जिस तरीके से आपने कंप्यूटर की जो बात की, जी तो ये कंप्यूटर का जो प्रोग्राम आपने बनाया है, इस पे कुछ रोशनी डालेंगे? जी, हम लोगों ने कंप्यूटर लिटरेसी प्रोग्राम शुरू किया, क्योंकि आज के ज़माने में अगर आप डॉक्टर भी बन जाते हैं तो आपको कंप्यूटर की ट्रेनिंग होना ज़रूरी होगी। आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए और कंप्यूटर से ही आप काम कर पाओगे। तो कंप्यूटर लिटरेसी बहुत ज़रूरी थी, तो हम लोगों ने एक कंप्यूटर लिटरेसी प्रोग्राम बनाया जिसका नाम दिया है हमने ट्रेन द ट्रेनर्स। तो जो ग्रेजुएट्स बच्चे हैं उनको हम ट्रेनिंग देते हैं, बेसिक कंप्यूटर कैसे सिखाया जाए। उसके अलावा उसको हम दूसरे प्रोग्राम भी सिखाने वाले हैं, CCC है, टैली है, वो सारे प्रोग्राम हम उनको सिखाते हैं। और वो प्रोग्राम को लेके उसके बाद हम उनको लैपटॉप गिफ्ट करते हैं, तो वो अपने गली मोहल्लों में जाके खास करके हमारे 6 यूनिट तो बैरल मार्केट इलाके में है, जो अहमदाबाद का जो चंडोला के सामने बैरल मार्केट इलाका है, वहाँ पे हमारे 6 यूनिट्स है। तो वो बेटियां अब अपने अपने घरों से कंप्यूटर सिखाते हैं। अच्छा, अपने यहाँ पर जो सेंट फाउंडेशन में जिस तरीके से ट्यूशन क्लासेस जो चलाए जाते हैं, ये कौन से स्टैंडर्ड से कौन से स्टैंडर्ड तक रहते हैं खासकर? ये स्टैंडर्ड 8 से मास्टर्स है, अच्छा, डिप्लोमा डिग्री इंजीनियरिंग है, 11-12 साइंस विद नीट और जेईई के साथ है। बराबर। और सीए का तो मैंने आपको बताया कि भाई वो आउटसोर्सिंग है। उसके अलावा एलएलबी के लिए भी हो सकता है क्लास। और हम लोग हर साल अप्रैल से लगा के अगस्त के आखिर तक गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्लास भी चलाते हैं, लेकिन पिछले 2 साल से लॉकडाउन की वजह से वो क्लास शुरू नहीं हो पाए। और इंशाल्लाह इस साल हम लोग फिर से 1/4 से गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्लास भी शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा, ये बिल्कुल फ्री रहते हैं या कि इनमें कुछ फीस का मामला भी रहता है? हमने जो लास्ट 2 बार किए थे, दो ड्यूरेशन में, अप्रैल से अगस्त, उसमें हमने किसी तरह की फीस नहीं ली है। इस बार हम सोचते हैं कि एक टोकन अमाउंट लें और जो बच्चे छुट्टी रखेंगे तो उतनी अमाउंट उसमें से कट जाएगी और बाकी की अमाउंट हम इंशाल्लाह उनको रिटर्न करेंगे, जो डिपॉजिट के तौर पर होगी। अच्छा, जिस तरीके से स्पोर्ट की आपने बात कही, तो स्पोर्ट्स के बेस के ऊपर जो देखा जाए तो आजकल गवर्नमेंट जॉब में स्पोर्ट्समैन जो हैं उनको कोई स्कोप है आगे के लिए? बहुत सारे स्कॉट हैं। अच्छा। जी, हमारे जो अभी 1 साल से खेल महाकुंभ नहीं हुआ, 2 साल से, नहीं तो मेरे तकरीबन 200 से ज़्यादा बच्चे खेल महाकुंभ में पार्टिसिपेट करते हैं और वहाँ से एक अच्छी खासी कमाई करते हैं। वहाँ से शुरू होता है, उनके पास सर्टिफिकेट्स बनते हैं स्टेट लेवल के, नेशनल लेवल के, और वो सर्टिफिकेट के बेस पे उनके एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है। अभी हमारी एक बेटी है रफ़ीक उन्निसा, वो पुलिस में जॉब कर रही है कांस्टेबल के तौर पे, तो वो भी स्पोर्ट्स पे बेस पे गई है। वहाँ पे उसने अपना जो स्पोर्ट्स था इसीलिए वो अच्छी रनिंग कर पाई, और उसके अलावा जूडो और रेसलिंग में वो स्टेट चैंपियन भी रह चुकी है। अच्छा, अमित साहब, खासकर एक बात देखने जाए तो कहते हैं कि शिक्षण एजुकेशन का जो है वो एक व्यापारीकरण हो गया है, उसे बिजनेस बना दिया गया है। बिल्कुल सही बात है आपकी। इससे काफ़ी सारे गरीब लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने माइनॉरिटीज़ के लिए काफ़ी सारी स्कीम तो रखी है, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा है कि वो शायद उनकी नीयत का मुझे थोड़ा सा वो हो रहा है, क्योंकि माइनॉरिटी स्कॉलरशिप 1 लाख से कम जिसकी आमदनी है उन लोगों के लिए है। और काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ कि जो तलाटी वगैरह जो भी है गांव के पंचायत के लोग, वो 1,20,000 से कम की सर्टिफिकेट नहीं देते, इसलिए वो माइनॉरिटी स्कॉलरशिप का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता और काफ़ी सारे लोग इस स्कॉलरशिप से महरूम रह जाते हैं। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके घर में सचमुच 1 लाख की कमाई नहीं है। तो अगर आपके जरिए, आपके चैनल के जरिए मेरी सरकार से ये बात पहुंच रही है, तो इंशाल्लाह सरकार भी इस पे तवज्जो दे। माइनॉरिटी स्कॉलरशिप का काफ़ी सारा पैसा जो नहीं यूज़ हो रहा है वो यूज़ होगा और काफ़ी सारे बच्चे पढ़ाई कर पाएंगे। सर, एक चीज़ और देखी गई है खासकर कि बड़े बड़े स्कूलों में डोनेशन तो बड़ा बड़ा लिया जाता है, लेकिन वहाँ पर जो टीचर रखे जाते हैं वो ट्रेंड नहीं होते। 12वीं क्लास या अगर कॉलेज भी अगर उन्होंने छोड़ दिया 1-2 साल करके, ऐसे टीचर वहाँ पर रखे जाते हैं, तो क्या वो बच्चों के साथ इंसाफ कर पाएंगे? नहीं, अभी जैसे मैं साइन फाउंडेशन की बात करूँ, हाँ। तो मेरे वहाँ कोई भी नॉन क्वालिफाइड सर टीचर नहीं मिलेंगे।
हालांकि हमें फीस ज़्यादा चुकानी पड़ती है और वहाँ पर आवर्स चार्जेस होते हैं, बराबर। तो वहाँ पे तो ठीक होता है। लेकिन जब स्कूल कोई खोलता है और अगर उसको उसकी नीयत अगर उसके उस कौम को या समाज को अच्छे एजुकेशन की नहीं है तो वो टीचर्स सही से नहीं रखते हैं। और अब 5-6 हज़ार रुपये में भी टीचर्स काम करती हुई हमने देखी है, तो 5-6 हज़ार रुपये में वो बच्चों को क्या पढ़ाएगी, उसकी सोच में क्या आएगा। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि टीचर्स की सैलरी अच्छी होनी चाहिए और उनका क्वालिफिकेशन भी अच्छा होना चाहिए। इस बात पर माँ बाप को भी गौर फिक्र करना चाहिए एडमिशन के वक्त। जरूर उन्हें उनको पूछना चाहिए, एडमिन स्टाफ को भी पूछना चाहिए कि जो टीचर्स उनको पढ़ाने वाली उनके बच्चों को, उनका क्वालिफिकेशन क्या है। अच्छा अमित साहब, शाहीन फाउंडेशन, इसको आप किस बुलंदी पर देखना चाहते हैं? अभी हम लोग 8 टू मास्टर्स जो क्लास चला रहे हैं वो तो एकेडमिक क्लास है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम एंट्रेंस टेस्ट की क्लास करें। अगर हमारा बच्चा एमबीए करता है तो किसी एक सादी सीधी कॉलेज से क्यों करे, वो आईआईएम से क्यों नहीं। तो ये हमारी सोच है। नीट से क्यों फैशन डिजाइनिंग ना करे, एनआईडी में क्यों ना जाए। तो हम सोचते हैं कि हमारी जो समाज के बच्चे हैं वो बच्चे अच्छा पढ़ लिख के क्यों ऐसी कॉलेजों में ना जाए, तो उनको उसके लिए गाइड भी करना है। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम लोग इनके एंट्रेंस टेस्ट के क्लास भी शुरू करने वाले हैं। शाहीन फाउंडेशन में तैयार हुए बच्चे, उनमें से आप कुछ बता सकते हो कि कामयाबी के शिखर पर पहुंचे हो? एक लंबी लिस्ट है, फिर भी मैं कुछ ऐसे बच्चे याद कर रहा हूँ आज कि एक आर्किटेक्ट अभी निरमा से निकली है, तनवीरा शेख। उसके अलावा एलएलएम 3 बेटियों ने किया, पुलिस में 3 बच्चे हैं। इसी साल मेडिकल में जो जिसमें बीएचएमएस, बीडीएस और बीएमएस में हमारे 5 बच्चे गए हैं। हर फील्ड में सीए हमारा हुआ है। बैरल मार्केट इलाके में आप सोच भी नहीं सकते कि इतना टैलेंट है कि वहाँ से पुलिस में बच्चे जा रहे हैं, वहाँ से सीए हो रहे हैं, वहाँ से एलएलएम ख़त्म कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे बच्चे हैं। आप एक बार शाहीन फाउंडेशन का पेज देखिएगा, सारे बच्चे। अच्छा साहब, खासकर एक बात बताइए कि यहाँ पर शाहीन फाउंडेशन में सिर्फ मुस्लिम बच्चे ही पढ़ते हैं कि अलग कम्युनिटीज़ के बच्चे भी यहाँ पर आते हैं? मेरे यहाँ बच्चों का नाम नहीं पूछा जाता। अच्छा। फिर जाति धर्म तो पूछने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो मेरे यहाँ हर कौम के बच्चे पढ़ते हैं। क्या बात है। और मैं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के नाम दूंगा जो समाज में लोगों के बीच में, पेपर में, न्यूज़ में, हर जगह आए हुए हैं। तो उसमें का एक बंदा है पाटिल रवि, जो आज फिल्मों में काम करता है और आर्टिस्ट भी है और साइकिल लाइब्रेरी भी चलाता है, बाइसिकल लाइब्रेरी। मुझे फ़ख्र है कि वो मेरा स्टूडेंट है। उसके अलावा इंजीनियर्स काफ़ी सारे नॉन मुस्लिम बच्चे निकले हैं। मास्टर्स काफ़ी लड़कियों ने किया है। गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी सारी बेटियां वहाँ पे नॉन मुस्लिम बेटियां आती थी। और अभी भी मेरे वहाँ जो गुजरात स्टेट से क्रिकेट खेलने में काफ़ी सारी बेटियां हैं, जो आज सीबीसीए में भी दारा पटेल है, विकेट कीपर बैट्समैन है, आयुषी जैन, ये सब बेटियां मेरे वहाँ से क्रिकेट भी खेल चुकी है। मैंने स्पेशली नाम इसलिए लिए है ताकि पता चले आपको कि हम लोग, ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई अलग से कोई हिंदू मुस्लिम एजुकेशन में नहीं करना ज़रूरी नहीं था। तो इसलिए हमने किसी को भी ऐसा नहीं है, हम पढ़ाई करवाते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपसे खास और पूछूं मैं कि जिस तरीके से आपने बताया था कि क्रिकेट खेलते हुए बच्चे, उन्हें देखकर आप कोचिंग भी करते हैं, तो आप भी क्या कुछ क्रिकेट से ताल्लुक़ रखते हैं? नहीं, मैं एक मेजर लेवल तक खेला हुआ हूँ, विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पे खेलता था। और एक शौक था कि मैं अपने दोस्त के यहाँ क्रिकेट कोचिंग करवाया करता था। और वहाँ पे काफ़ी सारे पेरेंट्स ऐसे थे कि जो मुझे ज़्यादा पसंद करते थे कि भाई यहाँ पे ये साहब होंगे तो उनके आगे बच्चों को मज़ा आएगा कोचिंग में। बाद में मैंने अपना खुद का कोचिंग शुरू किया, क्योंकि बहुत सारे ज़रूरतमंद बच्चे आ रहे थे और एक प्रोफेशनल कोचिंग में सारे बच्चों को फ्री में कराना ठीक नहीं था। तो मैंने अपना कोचिंग स्टार्ट किया और किसी तरह की फ़ीस नहीं रखी। और मेरी 9 बेटियां गुजरात स्टेट के लिए खेल चुकी है अभी तक में। और हम दिलीप कप ट्रॉफी में भी चैंपियन हो चुके हैं, एक बार रनर्स अप हो चुके हैं, एक बार हम सेमीफाइनल में भी आ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसके अलावा मुस्लिम कप खेले हैं। मुस्लिम कप में हम 2 बार चैंपियन हुए हैं
एक बार रनर्स अप हुआ। हमारी CBCA की जो बेटियां हैं शाइन फाउंडेशन में जो जाती थी, उन्होंने CBCA की बॉयज टीम को भी हराया हुआ है। क्या बात है। तो परफॉर्मेंस में तो काफ़ी सारा हमारी बेटियों ने परफॉर्मेंस किया है। अमिन भाई, यहाँ पर आपसे एक सवाल करूंगा कि आप इतने सालों से जो इदारा चला रहे हैं, इसमें कितने बच्चे तैयार हुए होंगे अभी तक? अगर हम स्पेसिफिक फील्ड की बात करें तो वो तो डिफरेंट फील्ड में बच्चे हैं, लेकिन ग्रेजुएशन और हम उसको 12th को भी अगर हम लिटरेसी में गिनते हैं तो 15,000 जैसे बच्चे अभी तक हमारे यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं और अभी भी पढ़ रहे हैं। और अब हमारा कोई भी बच्चा किसी भी फील्ड में बाकी नहीं है। आपका जर्नलिज्म हो तो मेरी बेटी एक दूरदर्शन में भी काम कर रही है, एक हमारा बेटा संदेश में भी काम कर रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे बच्चे अलग अलग फील्ड में LLB किया है, CS एक बेटी कर रही है, CA 50 से ज़्यादा हो रहे हैं अभी शाइन फाउंडेशन के, जिसमें फाउंडेशन IPCC CA फाइनल लेवल पे। अभी मेरे कुल 8 बच्चे CA फाइनल लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा फिगर्स बनाए हैं अभी तक में। अच्छा मेमन साहब, आपसे एक सवाल और करूँगा ख़ास कि हमारे मुस्लिम समाज के लिए तालीम को लेकर सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? देखिए, हमारे मुस्लिम समाज की जहाँ तक बात है, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, या तो पढ़े लिखे नहीं हैं, अगर पढ़े लिखे भी हैं तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं कि जो गरीब हैं, जिनके लिए 2-3 बच्चों का खर्चा उठाना बड़ा मुश्किल काम है, और उस सूरत में वो अच्छी तालीम के लिए अच्छी स्कूलें नहीं दे पा रहे हैं, या उसे उसकी समझ नहीं है कि कौन सी स्कूल अच्छी होगी, कहाँ पे मेरे बच्चों की परवरिश अच्छी होगी, तालीम अच्छी होगी। दूसरी बात यह है कि काफ़ी सारे ऐसे वाली पेरेंट्स भी देखे हैं मैंने कि जो पढ़े लिखे भी हैं, पैसा भी है, लेकिन वो अपने बच्चों की कभी स्कूल बैग नहीं खोलते कि आज बच्चा स्कूल गया है नहीं गया, वैसा भी नहीं पूछते। तो जैसे हमारे इस्लाम के तौर पे हम बोलेंगे तो शादी करना सवाब है, बच्चे पैदा करना सवाब है। तो बच्चों की जब पढ़ाई करने की आती है तो हायर एजुकेशन में क्यों ड्रॉप आउट? आप 4 के बदले 3 रकात नमाज पढ़ेंगे तो अदा नहीं होगी। वैसे ही आपकी तालीम, अगर आप अपने बच्चों की तालीम पूरी नहीं करते हैं, आप उसको पर भरोसा नहीं करते और ख़ास करके गर्ल्स साइड को उठा लेते हैं, आप पढ़ाई नहीं करने देते हैं, तो खुदा ना खास्ता उसे कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, तो वो बेटी कहाँ जाएगी? ये तो अपने घर में रह के भी वो थोड़ी बहुत पढ़ाई कर सकेगी। तो हर बच्चे को, पेरेंट्स को पढ़ाना चाहिए। काफ़ी सारी मुस्लिम स्कॉलरशिप अवेलेबल है, कोशिश करके वो ले सकते हैं। माइनॉरिटी स्कॉलरशिप है, मौलाना आज़ाद है, तो ऐसी स्कॉलरशिप है। काफ़ी सारी मुस्लिम तंजीमें अब बहुत सारा एजुकेशन का काम कर रही है, सिर्फ शाइन फाउंडेशन नहीं, लेकिन अनगिनत NGO ऐसे हम देख रहे हैं कि जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, कौम के बच्चों को पढ़ाने की सोच कर रहे हैं। तो कोशिश करके आप अपने बच्चे को ज़रूर पढ़ाइएगा, उनका स्कूल बैग चेक कीजिएगा, वो क्या पढ़ता है वो देखिए। बच्चा थोड़ा मोबाइल से दूर रहे, ठीक है, ऑनलाइन क्लास तक की बात ठीक है, लेकिन अदरवाइज वो गेम वगैरह में ना हो जाए, या चैनल्स जो सीरियल्स ना देखे, उसके बजाय वो अगर अपना पढ़ाई में ध्यान देंगे तो इंशाल्लाह बच्चों का भी कुछ अच्छा हो जाएगा, और पेरेंट्स के लिए भी उनकी जो आखिरी ज़िंदगी होगी उसमें एक सहारा बन जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमीन इमरान साहब, आप यहाँ पर आए और इतना वक्त दिया। थैंक यू, आपने मुझे तो दोस्तों, यहाँ पर हमीद मेमन साहब ने शाइन फाउंडेशन में जो होने वाले जो काम है एजुकेशन को लेकर, कि वहाँ से कितने बच्चे तैयार होकर अपना करियर उन्होंने बनाया, इस बात को आप भी अच्छी तरीके से और लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो शाइन फाउंडेशन जैसे NGO का फ़ायदा उठा सके और अपने बच्चों को तालीम और तरबियत दिला सकें। तो दोस्तों, मैं मदर शेख आपसे यहाँ से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।